हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना वीडियो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। कल अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी ली थी कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, और फिर इसके बाद में अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बारे में जाना था। उससे रिलेटेड आप लोगों को जो फॉर्मूला था वो दिया गया। और आज है कि बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालोगे। कल तो अपन लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। आज है बहुत सारे आवेश है Q1 Q2 डॉट 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 Qn, कितने भी चार्ज आप लोग ले सकते हो। इन सभी के कारण किसी पॉइंट पर, माना वो पॉइंट P है, तो इन सभी के कारण इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जिस प्रकार से अपन लोगों ने बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स अध्यारोपण सिद्धांत से निकाला था, सेम उसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे आवेशों के कारण, आवेशों का एक निकाय है, इस आवेशों के इस निकाय के कारण किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन सेम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स ही है, एक बल है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने ये चार्ज ले लिए Q1 Q2 डॉट 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 Qn। ये n चार्जों का एक निकाय है, n चार्जों से बना हुआ एक समूह है, और इन सभी n चार्जों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जा रहा है। अपन लोगों ने इन सभी से कुछ डिस्टेंस पे एक बिंदु P लिया। इस बिंदु P पे अपने को बताना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस Q1 से बिंदु P की दूरी मैंने R1 मानी और स्थिति सदिश मैंने लिया R1 वेक्टर, और Q2 चार्ज से बिंदु P की दूरी R2 मानी, स्थिति सदिश R2 वेक्टर। इसी प्रकार nवे चार्ज से बिंदु P की मैंने डिस्टेंस जो मानी वो है Rn वेक्टर, डिस्टेंस Rn, और जो पोजीशन वेक्टर है वो है Rn वेक्टर। ठीक है, और सारे चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इस पहले चार्ज के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड माना E1 वेक्टर, जो इधर होगा पॉजिटिव से दूर। माना दूसरे चार्ज के कारण बिंदु P पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वेक्टर, जो इधर होगा। nवे चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो अब इन सभी चार्जों के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर पहले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, दूसरे कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, डॉट 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 जितने आवेश हैं उन सभी कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और इन सब का मैंने कौन सा योग किया है बेटा, सदिश योग। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने आप लोगों को कल दिया था, क्या होता है, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। ये होता है, इसको सदिश रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इधर वेक्टर और इधर अपन लोगों ने कल R कैप लगाया था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस एकांक सदिश के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, तो अपन लोगों ने पहले चार्ज के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रख लिया, दूसरे चार्ज के द्वारा रख लिया, तीसरे चार्ज के द्वारा, सारे सदिश रूप में। ठीक है, सेम है, ये दूरी है, जानते हो आप लोगों को बल के अंदर भी मैंने समझाया था, ये दूरी है और ये भी दूरी। अब इन सभी में से K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन, तो अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और अंदर ये सेम पद बच गए। अब सब पदों में Q Q Q आ रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पे K अपने को कॉमन लेना था, सब में कॉमन ले लिया अपन लोगों ने, सब में Q कॉमन आ रहा है, Q Q Q, तो और सब में फिर आ रहा है R वेक्टर मोड स्क्वायर, R वेक्टर मोड स्क्वायर, R वेक्टर मोड स्क्वायर, सब में आ रहा है R कैप R कैप R कैप, और सारे जुड़ रहे हैं। तो पहले जोड़ का निशान सिग्मा ये लगा दिया अपन लोगों ने। अब जो जो पद है वो रखे अपन ने, क्यों है, R वेक्टर मोड स्क्वायर और R कैप है। अब इन सभी का मान 1 से लेकर n तक है, तो मैंने हिंट के तौर पे यहाँ I लगाया, और यहाँ I का मान अपन लोगों ने रख दिया 1 से लेकर के n तक, जो आपको मैंने पिछले वीडियो बल वाले के अंदर वहां बताया था अध्यारोपण सिद्धांत में, सेम ऐसा कैसा ही है। तो ये अपना टॉपिक था, छोटा सा सिंपल सा, कि बहुत सारे आवेशों के कारण उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र का कुल मान कितना होता है। तो आवेशों के एक निकाय के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की कुल इंटेंसिटी अपन लोगों ने इस टॉपिक के आधार पे निकाल ली। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते अपन लोग, देखना। अपन लोग अब दो या दो से ज्यादा चार्ज लेंगे और उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले देखना, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का एक न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं फोर्स के लिए। इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज आप लोगों के लिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई सेम है, मान लेते हैं L है, ओके। और इसके तीनों कोनों पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। पहला चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज भी प्लस क्यू और तीसरा चार्ज भी प्लस क्यू। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आप लोगों को कहा गया किसी एक शीर्ष पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इनके नाम डाल दिए अपन लोगों ने A B C, ये अपन लोगों ने इनके नाम डाल दिए, ओके। आपसे पूछा गया यहाँ पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस बिंदु पर, इस आवेश पर, यहाँ विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जा रहे हैं यहाँ पे। एक तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा C वाले का, एक B वाले का विद्युत क्षेत्र होगा, और दोनों का सदिश योग कर लेंगे और अपने को टोटल विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। सदिश राशियों का योग करने के आप लोगों को नियम आते होंगे, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर होती है, अपने को पता है। तो किस आवेश, किस पॉइंट पर, ए पर, किसके कारण, सी के कारण। तो ये सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसी प्रकार बी के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से दूर होगा, बी के कारण प्लस से दूर हो गया, तो ए पर बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर हो गया। अब दोनों का सदिश योग करो। तो अपन जानते हैं जब दो सदिश राशि हो, दोनों सदिश राशि अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो अपन लोग कुल मान कैसे निकालते हैं, तो दोनों का सदिश योग करते हैं। और दोनों का सदिश योग करने के लिए अपन लोग कौन सा नियम काम में लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेते हैं। सदिश की अलग अलग डायरेक्शन है दोनों की। चलो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे। तो समांतर चतुर्भुज बनाना है आप लोगों को, तो समांतर, इसके समांतर इधर से रेखा खींच रहा हूं, इसके समांतर, इसके समांतर इधर से रेखा खींच रहे अपन लोग। ये समांतर चतुर्भुज बन गया आप लोगों का, ठीक है। अब इन दोनों का योग कौन बताएगा, इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण, ये बताएगा इन दोनों का योग, ठीक है। तो अब इन दोनों का अपन लोग यहाँ से योग निकालते, टोटल मान निकालते, कितना आ रहा है। तो देखना टोटल मान किस आधार पे, सूत्र माना कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे E। तो इस E का परिमाण, तो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले दिया था, दो सदिश राशियों का योग आप लोग कर रहे हो और जो परिणामी सदिश राशि आई है उसका परिमाण कितना होगा, तो उसका परिमाण निकालने का सूत्र होता है, आप जानते हैं, R बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये होता है। तो R यहाँ पे है रिजल्टेट मान, तो अपन यहाँ किसका रिजल्टेट मान निकाल रहे हैं, परिणामी मान किसका निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर P है, पहला सदिश का परिमाण। तो पहला सदिश कौन सा है, तो इस C के कारण विद्युत क्षेत्र है, ये पहला है, इसका परिमाण। और फिर Q है दूसरे सदिश का परिमाण। तो पहला सदिश है EAC इसका स्क्वायर, दूसरा सदिश है EAB इसका स्क्वायर, और फिर 2 इन दोनों का गुणा। तो EA पर C के कारण विद्युत क्षेत्र और A पर B के कारण विद्युत क्षेत्र। कोस थीटा कितना डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज है, थीटा होगा 60 डिग्री, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर, तो कोस 60 हो गए यहाँ पे। तो E बराबर, अब इन दोनों के मान निकालो, A पर C के कारण विद्युत क्षेत्र और A पर B के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अपन लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का सूत्र होता है KQ/R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो अपन लोग इस सूत्र की सहायता से यहाँ इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालूंगा और इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र अपन लोग निकालेंगे। तो देखना ये विद्युत क्षेत्र अपन लोग निकालते हैं। सबसे पहला है बिंदु A पर C वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सूत्र है K, आवेश है Q, दूरी कितनी है A और C के बीच की दूरी L जो भुजा की लंबाई है,
तो दूरी का स्क्वायर। अब बिंदु ए पर, शीर्ष ए पर बी वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो के आवेश है क्यू और दूरी का स्क्वायर, तो कितनी है ये एल, तो एल का स्क्वायर। दोनों ही बराबर है, आ रहा है दोनों मान बराबर है, यहाँ रख देंगे अपन लोग। तो ई ए सी का मान बोरा रखो मान, तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ओके। और प्लस ई ए बी का मान भी वही है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का भी स्क्वायर है यहाँ पे। और प्लस अब इन दोनों का मान गुणा हो रहा है, तो इस ई ए सी का मान भी है, इस ई ए बी का मान भी है, दोनों को गुणा करूंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 और cos 60 का मान अभी रखते हैं, तो 2 क्यू के स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन दोनों का मान सेम है, गुणा करेंगे तो स्क्वायर। और cos 60 का मान 1/2 और इसका अंडर रूट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, तो अंडर रूट, ये पद 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3, तो 3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां से अंडर रूट हट लेंगे अपन लोग, तो स्क्वायर हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा, तो ई बराबर आ गया अंडर रूट में 3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। ये क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो इस प्रकार से आप लोगों को 2 या 2 से ज्यादा आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। तो मैं अब आप लोगों को घर के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, होमवर्क दे रहा हूं, कुल विद्युत क्षेत्र आप लोगों को ज्ञात करना है। तो लिख लो ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं वो आपको। पहला है, यही संभव का है और यहां माइनस का 2q है, यहां प्लस का 2q है और यहां प्लस का q है। तो इस जगह आप लोगों को बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस जगह इस वाले पॉइंट पे आप लोगों को कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। और संभव है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, सुन लेना ये भी आप लोगों की, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है, भुजा सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का ये है कि ये त्रिभुज है, ठीक है, और वही मैं फिर से संभव त्रिभुज दे रहा हूं, तीनों कोणों पर सेम चार्ज है, प्लस प्लस और प्लस। अब की बार इस त्रिभुज का केंद्र है, जानते हो त्रिभुज का केंद्रक जहां तीनों माध्यिका है, तीनों शीर्षलंब मिलते हैं उसको केंद्रक कहते हैं, जानते हो नहीं ये चीज, तो ठीक है। और केंद्रक इस माध्यिका शीर्षलंब को किस अनुपात में बांटता है ये भी जानते होंगे, 2:1, ठीक है। तो आप लोगों को इस केंद्रक पे पूछ रहा है कि बताओ इस केंद्रक पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक आपको वर्ग का दे दिया जाता है, इधर देखो 3 क्वेश्चन करना जरूर, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, गलत सही जैसे भी है दिमाग लगाना आप लोग अपना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम जैसे आपने बल के लिए किए थे ना, बल के फॉर्मूले के लिए कुल बल निकाला था आप लोगों ने, वैसे के वैसे ही है। ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा आप लोग एल ले लीजिए और प्लस का क्यू और ये भी प्लस का क्यू, ये भी प्लस का क्यू और ये है प्लस का 2q,
आप लोग इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना कितना आएगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इनके आंसर जरूर बताना, करना जरूर, चाहे कैसा भी हो लेकिन आप लोग करोगे जरूर इनको। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तीनों में आप लोगों से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। यहाँ तो पूछा गया आप लोगों को केंद्र पे, यहाँ बताओ केंद्र पे, यहाँ पूछा गया इस आवेश पे, शीर्ष पे, यहाँ पूछा गया आप लोगों को इस शीर्ष पे। नाम आप खुद डाल लेना अपने हिसाब से, ए बी सी ए बी सी ए बी सी डी जैसे भी है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे आवेशों के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का तरीका। तो बहुत सारे आवेशों के कारण कुल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर कैसे निकालोगे, तो उन सभी के कारण जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उन सबका सदिश योग कर देना आप लोग, ठीक है बेटा। चलो अब इससे अगला टॉपिक अपना क्या है, इससे अगला टॉपिक है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, वैसे बुक में हटकर के ये टॉपिक आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आपको बुक में मिलेगी, ठीक है। तो मैं समझाता हूं क्या है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? उदासीन बिंदु अपन उस पॉइंट को उदासीन बिंदु कहते हैं जहां कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जिस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो, उस बिंदु को अपन लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। बहुत सारे आवेश बैठे इधर उधर, 2 या 2 से ज्यादा, कितने बैठे आवेश, बहुत सारे आवेश बैठे हैं, ठीक है। और फिर भी अपने को उन आवेशों के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु मिलता है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान, अपने को टोटल विद्युत क्षेत्र का मान 0 मिल रहा है। तो अपन लोग उस बिंदु का नामकरण क्या कर सकते हैं, उस बिंदु को अपन लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु, ठीक है। तो ऐसा बिंदु जिसके आसपास बहुत सारे 2 या 2 से आवेश मौजूद है, ज्यादा आवेश मौजूद है, लेकिन फिर भी उस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0, उस बिंदु को अपन लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। मैंने आपको कहा आपके पास 2 चार्ज पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, सॉरी, एक तो 4e और एक है e, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बैठे हैं। आपसे पूछा गया बताओ इन दोनों चार्जों के बीच में ऐसा एक पॉइंट बताओ जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। ऐसा बिंदु बताओ जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। ये चीज आप लोगों से पूछी जा रही है, ठीक है। आप लोगों ने मान लिया कि माना वो पॉइंट यहां है वो पॉइंट P नाम रख दी। यहां का मतलब आपसे यही पूछा जा रहा है, बताओ वो पॉइंट कहां मिलेगा आप लोगों को, कहां का मतलब वो 4e से कितनी दूर होगा, इस e से कितनी दूर होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट जरूर आपको मिलेगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी 0 होगी। तो वो पॉइंट ढूंढो कहां है, कहां का मतलब है 4e से कितनी दूर और e से कितनी दूर। आपने माना कि वो 4e से तो है x सेंटीमीटर, तो इससे कितना हो गया, सिंपल सी बात है, इससे हो गया 4 माइनस का x सेंटीमीटर। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब कंडीशन लगाओ, क्या इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो 4e का इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक e का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां उत्पन्न हो रहा है, एक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां उत्पन्न हो रहा है, और दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 4e भाई साहब का, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E का, और दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना है, 0, ठीक है। और अब मैं इसको इधर ले जाता हूं,
इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। और इतना तो आप लोग जानते हो सदिश राशि है और दो सदिशों का योग 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कन्फर्म है ही है। ओके, अब आप लोग मैग्नीट्यूड परिमाण में लो इनको, तो परिमाण में लेते हैं तो इसका मतलब 4E के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड और E के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परिमाण में क्या है, बराबर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ उत्पन्न किया जा रहा है इनके द्वारा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट B पे उत्पन्न किया जा रहा है। तो अपन साथ में चाहे तो पॉइंट B को भी रख सकते हैं, ना रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट B पर E वाले चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से आप लोग पॉइंट P को भी रख सकते हो, P को, ठीक है। तो पॉइंट P पर 4E के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पर E के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तथा मैग्नीट्यूड इनका क्या है, बराबर है। रखो इनका परिमाण, तो परिमाण में रख रहा हूं इनका विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है K Q, तो Q का मतलब आवेश, आवेश है यहां 4E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर और सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -2 और 10 की घात -2 का स्क्वायर हो गया -4। और वैसे इसको ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि सामने से कटने वाला है ये तो। और K और गुणा आवेश, तो आवेश यहां है E और डिस्टेंस है इसकी 4 - x का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर को मीटर में भी बदलो तो 10 की घात -2 और -2 का स्क्वायर हो गया 4, लेकिन कट गया स्क्वायर कर जो आपने किया, तो आप इसको लिखो चाहे मत लिखो, कैलकुलेशन में कट जाएगा ये। तो K E आपके पास क्या क्या शेष रह गया, तो आपके पास शेष रह गए मान, एक तो 4 अपॉन 1 रह गया x स्क्वायर, ओके, और एक आपके पास में रह गया, इधर सामने है 1/4 माइनस का x का होल स्क्वायर। अब आप दोनों का क्रॉस, वो दोनों का अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लेते हो तो इसका आया 2, इसका आया x, इसका आया 1/4 - x, दोनों का क्रॉस गुणा करना आप लोगों को, तो क्रॉस गुणा करते इसको किया तो x और इसको किया आप लोगों ने तो 2 को 4 से किया तो 8 और 2 को x से गुणा किया तो 2x आ गया। अब 2x को इधर ले लो आप लोग, तो ये हो गया 3x बराबर 8। अब आप लोग 3 का भाग दे दो तो x बराबर आ गया 8/3। तो इसका मतलब आप लोग है वो इस 4E को, वो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को 4E से तो 8/3 सेंटीमीटर दूर रखो, और इस E से कितनी दूर रखोगे, तो E से दूरी है 4 - x सेंटीमीटर, तो 4 - x का मान आया 8/3 और सेंटीमीटर, तो आप इसका लघुत्तम लोगे तो 12 - 8/3 सेंटीमीटर, तो 4/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे कि इस पॉइंट P को 4E से तो आप लोग रखोगे 8/3 सेंटीमीटर दूर, और E से आपको रखना है 4/3 सेंटीमीटर दूर। तो इस पॉइंट पे आप लोगों को विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, 0। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, उदासीन बिंदु। तो ऐसा बिंदु जिसके ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है, उसको अपन लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये से ट्यूशन कर सकते हो आप लोग। चलो अब एक क्वेश्चन और देखो आप लोग। आपके पास है, मैंने कहा वैसे थोड़ी चर्चा इसकी बाद में करेंगे अपन लोग, लेकिन वैसे कह रहा हूं एक ही विद्युत क्षेत्र है,
एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मानो आप लोग एक ही समान मान के विद्युत क्षेत्र और समान डायरेक्शन के विद्युत क्षेत्र में आप लोग 3 चार्ज पार्टिकल को रख रहे हो। उन 3 चार्ज पार्टिकलों की टेबल सारणी सुन लो आप लोग क्या है। उनकी इंट्रोडक्शन है, एक तो है प्रोटॉन, एक है ड्यूट्रॉन और एक है एल्फा। सबसे पहले इन तीनों चार्ज पार्टिकलों का आपस में जो रिलेशन है उसको आप लोग समझना बेटा। इन तीनों चार्ज पार्टिकलों का चार्ज कितना होता है और इनका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, फिर आगे क्वेश्चन की अपन लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पे आगे चर्चा करेंगे अपन लोग। तो अब सुन लो बेटा, ये जो प्रोटॉन है इसको तो कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती, आप भी जानते हो प्रोटॉन को तो अच्छी तरह से, ठीक है। और इस प्रोटॉन का जो आवेश है उसको भी आप सब जानते हो, कितना हुआ करता है जी, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। और इसी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है उसे भी आप अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, कितना होता है 1.67 और × 10⁻⁻27 होता है ये, ठीक है। और केजी। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं ड्यूट्रॉन की और फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे एल्फा की। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एक न्यूट्रॉन की भी सुन लो कि जो न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, लगभग थोड़ा सा एक तीसरी पॉइंट का जाकर कोई फर्क पड़ता है, अन्यथा यहाँ पे इन दोनों के द्रव्यमान लगभग ही लिए जाते हैं। तो ये याद रखना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। आप चाहे प्रोटॉन का द्रव्यमान रख लो चाहे आप न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख लो, कैलकुलेशन में दोनों के मान लगभग सेम है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ, आवेश प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का नहीं हुआ करता, जानते ऐसा। अब सुनो, ये ड्यूट्रॉन जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के साथ मिलाने पर एक बड़ा पार्टिकल बनता है, चार्ज पार्टिकल, उसका नाम रखा गया है ड्यूट्रॉन, उसका नाम है ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन है जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है तब एक बड़ा चार्ज पार्टिकल बनाता है जिसका नाम है ड्यूट्रॉन। अगला है एल्फा कण। तो एल्फा कण कब बनता है? तो ये याद रखना, जब दो तो प्रोटॉन ले लिए जाए और दो ही न्यूट्रॉन ले लिए जाए तो इस कंडीशन में एक बड़ा चार्ज पार्टिकल बनता है, उसका नाम है एल्फा कण। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस ड्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है तो देखना आप लोगों को बेटा जी कि ड्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन है जिसका आवेश होता है और एक न्यूट्रॉन है जिसका आवेश नहीं होता। इसका मतलब ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर, क्योंकि ड्यूट्रॉन में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास तो होता नहीं, प्रोटॉन के पास होता है। तो इसका मतलब है कि इस ड्यूट्रॉन का जो आवेश है वो इस प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। अब चर्चा करते हैं अपन लोग एल्फा का आवेश कितना होगा। तो बेटा न्यूट्रॉन को तो भूल ही जाओ क्योंकि न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं हुआ करता, ठीक है ना, प्रोटॉन के पास होता है। अब कितने प्रोटॉन होते हैं एल्फा में? 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉनों का जो जितना आवेश होता है उतना आवेश एल्फा कण का होता है। तो किसी एल्फा कण का जो आवेश है वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। कितने प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है? 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान की चर्चा करते हैं, ठीक है। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एल्फा का भी बताओ कितना होगा? तो एल्फा का द्रव्यमान आप लोग लिखोगे 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन अभी कहा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो आपस में लगभग बराबर होते हैं। इसका मतलब मैं Mn न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसकी जगह में प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख सकता हूं और जहां इस जगह पे अपन लिख सकते हैं। तो देखना Md साहब कितना हो गया ये? तो ये हो गया Mp और ये भी हो गया Mp। तो कितना Mp? 2 Mp। मतलब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। इसी प्रकार यहां से बताना आप लोग क्या होगा। तो यहां लेते हैं तो M एल्फा बराबर
यहाँ एम एन की जगह आप लोग एम पी रख दो इस एम एन की जगह, क्योंकि एम एन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 2 एम पी और 2 एम पी कितना हो गया 4 एम पी। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान वो प्रोटॉन का दुगना, अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना। अब इसकी सहायता से अपन लोग एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। जो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट का आंकी क्वेश्चन, लास्ट का न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। तो यहां सुनना आप लोग, इससे पहले एक फॉर्मूला बना के दे देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन सुनना कि जब किसी आवेशित कण को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो उस आवेशित कण पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है सब जानते हैं, किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र इतना बल लगाता है F बराबर Q। और अपन जानते हैं आवेश द्रव्यमान पे आता है, और यदि किसी द्रव्यमान पे बल लगता है तो उस बल को अपन एम ए से भी लिखते हैं, क्योंकि बल लगने के बाद उसके वेग में परिवर्तन होता है, श्योर है, ठीक है। तो अपन इस एफ की जगह क्या लिख सकते हैं एम ए और क्यू ए। अब यहां से मैं ए का मान निकाल सकता हूं, ए क्या है यहाँ पे, तो ए है उस आवेशित कण का त्वरण, क्योंकि जब भी किसी आवेशित कण को आप लोग विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और बल लगने से उसकी स्थिति में चेंजिंग आएगी, वो गति करेगा, उसमें त्वरण आएगा, उस त्वरण का मान है ए बराबर क्यू ई अपॉन एम, उसका द्रव्यमान। तो किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस आवेशित कण का त्वरण इससे निकाला जाता है। और अब सुनना क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, उसमें इन तीनों कणों को रख दिया गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा। बताओ तीनों के त्वरणों का अनुपात कितना होगा। तीनों का त्वरण निकालो और फिर उनका अनुपात ज्ञात करो। तो त्वरण निकालने का, किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल के कारण उसकी गति त्वरित गति हो जाती है और उसका त्वरण ए बराबर होता है क्यू ई अपॉन एम। तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला ये है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि तीनों का त्वरण ज्ञात करो और फिर आप लोग उनका अनुपात बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखना बेटा अपन लोग निकालते हैं। तो पहले तीनों का त्वरण निकालो। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का त्वरण निकाल रहा हूं। तो सूत्र बताना बेटा त्वरण का क्या है, आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र समान है, एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा है, क्वेश्चन वाले ने कहा है द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, समीकरण नंबर दे दिया ए। अब मैंने उस विद्युत क्षेत्र में न्यूट्रॉन को रखा, तो न्यूट्रॉन का बताओ त्वरण कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का त्वरण हो गया आवेश, तो न्यूट्रॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र, द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। समीकरण नंबर दे दिया मैंने 2, दे दिया समीकरण नंबर 2। अब पूछ रहा है अल्फा का त्वरण भी निकालो, तो त्वरण अल्फा का, तो अल्फा का आवेश जिस विद्युत क्षेत्र में रखा वो, और अल्फा का द्रव्यमान। अब तीनों का अनुपात पूछा जा रहा आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है, तीनों का अनुपात। तो अनुपात निकालना अच्छी तरह से जानते हो आप लोग। तो प्रोटॉन का त्वरण अनुपात न्यूट्रॉन का त्वरण अनुपात अल्फा का त्वरण, रखो यहां मान रखो इनके, तो मैं मान रख रहा हूं, देखना आप लोग यहां पे, तो क्यूपी ई अपॉन एम पी अनुपात क्यूडी ई अपॉन एम डी अनुपात क्यू अल्फा ई अपॉन एम एल, रख दी इनके मान अपन लोगों ने। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस क्यू डी न्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के पदों में रखूंगा, मैं इस अल्फा का आवेश भी प्रोटॉन के पदों में रखूंगा, मैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के पदों में लिखूंगा, और मैं अल्फा का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के पदों में लिखूंगा, ठीक है। तो अब आगे देखना, तो इंप्लाइज मतलब आगे ऐसे कैसे लिखेंगे, तो क्यूपी, तो क्यूपी और फिर E अपॉन एमपी, एमपी, तो प्रोटॉन का आवेश, विद्युत क्षेत्र, द्रव्यमान, अनुपात
अब ड्यूट्रॉन का, तो ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर, तो प्रोटॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र, और बटे में ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, तो 2 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का। हो गया। अब इसके बाद में इसका एल्फा का नंबर आ गया, तो अनुपात एल्फा का आवेश, तो एल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना, तो प्रोटॉन के आवेश का दुगुना। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बटे में एल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। हो गया ये। अब आगे देखना, जो कटते हैं उनको काट दीजिए, तो देखना बेटा सेम पदानुपात में तो कटते आप जानते हो, तो QP QP QP, अभी भी नहीं बताया QP, ठीक है, और E MP 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 कट गए ये भी, और 2 से 4 कट गया, कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब रखो, यहां क्या बचा? 1 अनुपात यहां कितना बचा? 1/2, और यहां भी 1/2। अनुपात को बटे में नहीं रखना चाहते हो तो आप लोग इन सबको 2 से गुणा कर दो, तो बटे का 2 हट जाएगा। तो 2 से गुणा करने पे देखना क्या मिला अपन लोगों को, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 अनुपात, 2 से गुणा किया तो 1 अनुपात, 2 से गुणा किया तो 1। तो जब आप लोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उनके त्वरणों का अनुपात 2:1:1 मिलता है। ठीक है, तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टेबल सारणी को आप लोगों को आगे तक याद रखना है, आगे भी इसके अपने को न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब और भी है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल, लेकिन वो अगली क्लास में आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल बेटा जरूर किया करो, आपको जो मैंने दिए हैं उनके जवाब जरूर देना, मैं आपका वेट करूंगा बेटा। ओके बेटा, बाय, थैंक्स।